हम पूर्ण रूप से देश के साथ हैं और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो आतंकी चाहे किसी भी बिल में छुपे, देश के अंदर हो या देश से बाहर, उनको बाहर निकालें और ऐसी सज़ा दें कि दोबारा कोई इस तरह का अपराध करने से पहले 1000 बार वो उसकी नस्लें सोचें। राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और देश अपनी जगह। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में कर रहे थे, खुद गृह मंत्री ने फ़ोन करके उन्हें बताया, बैठक में आने के लिए कहा। आपको नहीं बुलाया गया? मुझे नहीं बुलाया गया, तो क्या कारण रहा होगा ये तो जब हाउस चलेगा मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। मुझे ऐसा लगता है दुश्मन जो करना चाहता था, जिसने हमला किया, चाहे वो देश के अंदर बैठा हो या देश के बाहर बैठा हो, कि दुश्मन ये चाहता था कि हम लोग आपस में झगड़े। जहां देश को मिलकर दुश्मन से लड़ना था, देश विरोधी ताकतों से, आतंकवाद से लड़ना था, वहां देश आपस में और सिर्फ धर्म के आधार पर, जो एजेंडा मीडिया ने चलाया उसके आधार पर मुसलमानों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कि भारतीय मुसलमान का किसी दूसरे देश के मुसलमान से क्या मतलब है? दुश्मन को तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, दुश्मन को सबक नहीं सिखा पा रहे, लेकिन अपने देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा अभिनंग है, सिर्फ यहाँ का नहीं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो भी हमारा है। तो क्या कश्मीरी हमारे अभिनंग नहीं है? पुलवामा की जांच अगर सही तरह हो जाती और उसमें जो जहां हमारा सिक्योरिटी लैप्स रहा था, अगर उस पर हम लोग सही काम कर लेते, शायद ही घटना को अंजाम देना आतंकवादियों के बस की बात नहीं होती। और हमसे तो ये कहा गया है कि 370 के बाद, हटने के बाद वहाँ आतंकवाद खत्म हो गया, और हमें ये भी कहा गया कि यूनाइटेड टेरिटरी बने, पूरे देश को बताया गया कि अब आप वहाँ जाके प्लाट ले सकते हैं, अब जाके आप वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई खतरा नहीं। और उससे बड़ी बात, हमने तो ये सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जब नोटबंदी की तो उन्होंने उसमें सबसे बड़ा तर्क ये दिया था कि हमने आज आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अब ये आतंकवादी कहाँ से आ गए? वो इतने आराम से आके हमला करके चले जाते हैं। 4 सुरक्षा एजेंसियां हमारी वहाँ हैं, वो आते हैं, गोली चलाते हैं, 26 निर्दोष भारतीयों की, पर्यटकों की जान लेते हैं और चले जाते हैं। ये सिक्योरिटी लैब्स पे, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई चूक हुई, लेकिन ये कोई आम चूक नहीं, ये एक बहुत बड़ी चूक है। उन्होंने क्यों पूछा नाम, आप समझिए। जिस तरह मैं सोचता हूँ कि दुश्मन ने ये संदेश दिया, वो जानता है कि हम वहाँ धर्मों में बटे हुए, उसको पता है कि हमारी कमजोरी वहाँ धर्म है। वो लंबे समय से हमें हमारे उसको बोझ कर रहे हैं कि यहाँ धर्म के नाम पे फसाद कराना कितना आसान है। और देखो वो वहाँ बैठ के हमला भी करा देते हैं, और उसके बाद हमारे लोग आपस में लड़ते देख के कितना खुश हो रहे होंगे कि ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी लापरवाही है जिसकी जो है, अगर सरकार को दूसरी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर इस्तीफे की मांग करते हुए घूम रहे होते। जिन्होंने वादा किया था कि 1 के बदले 10 सिर लेके आऊंगा, इसी वादे के साथ जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी। आप लिख लेना, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता, उल्टा नुकसान मैं लिख कर देता हूँ उनको होगा, क्योंकि देश भी ये देख रहा है कि देश की इज्जत पे हुए हमला इम्पोर्टेंट है या पार्टी की रैली इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक और प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद। हाल ही में अपने अमेरिका दौरे से लौटे हैं। पहलगाम की घटना से, आतंकी घटना से जिस तरह से पूरे देश में उबाल है, उसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं। इस घटना पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है। क्या है उनका रुख और क्या वो सोचते हैं, इस बारे में सीधे उनसे बात करते हैं। चंद्रशेखर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहलगाम की आतंकी घटना है और उसके बाद में देश में जो माहौल बना है, इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहली प्रतिक्रिया तो भाई साफ है, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फॉलो करते हैं, उनको अपना नेता मानते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है कि मैं प्रथम और अंत्य भारतीय। उनका ये स्टेटमेंट है कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश के साथ खड़ा हूँ। तो नेशन फर्स्ट है। कोई भी सरफिरा, कोई भी ब्रेन वॉश या कोई भी बाहर से आतंकी अगर हमारे लोगों पे हमला करेगा तो ये हमला सिर्फ उन 26 परिवारों पे नहीं है, ये पूरे देश पे हमला है। ये एक चुनौती, जो चुनौती खुलेआम हमें दी गई है। मैं स्पष्ट कर दूं
संसद में, संसद के बाहर हम लोग अपने हक अधिकारों के लिए, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार द्वारा बनाए जा रहे गलत कानूनों के खिलाफ मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन जब देश की सवाल आएगा तो हम सब लोग मिलकर देश की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम पूर्ण रूप से देश के साथ हैं और मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो आतंकी चाहे किसी भी बिल में छुपे, देश के अंदर हो या देश से बाहर, उनको बाहर निकालें और ऐसी सज़ा दें कि दोबारा कोई इस तरह का अपराध करने से पहले 1000 बार वो उसकी नस्लें सोचें। ये स्पष्ट है, इस पर कोई समझौता, कोई लाग लपेट नहीं है। राजनीति, पार्टी, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और देश अपनी जगह है। आज़ाद जी, इस आतंकी घटना के बाद सभी पार्टियों ने सरकार को पूरा समर्थन दिया है। जो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी, उस बैठक में सरकार से विपक्षी दलों ने सवाल भी पूछे और सरकार ने खुद माना कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, इसी वजह से इतना बड़ा हमला हुआ है। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, पूरे भारत ने सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें देश की एकता शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतने महत्वपूर्ण और इतने गंभीर विषय को भी उसमें सांप्रदायिकता खोज करके हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, समाज के एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसे क्या ये होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, तो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई। जो बड़े दल, उन दलों की मीटिंग बुलाई गई। ये लोकतंत्र का अपमान है। दल बनाने की आज़ादी संविधान ने दी और इलेक्शन कमीशन जो है हमारा, वो मान्यता देता है। लेकिन ये जैसा मुझे बताया गया, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अच्छा, बड़ी हैरानी की बात है। तो इसका मतलब ये है, लोकतंत्र में तो अंतिम व्यक्ति की वोट भी मायने रखती है। अगर एक वोट से आदमी हार जाए तो वो हारा हुआ घोषित होता है, जीता हुआ नहीं हो सकता। मैं जहाँ तक मुझे पता, अटल बिजी की सरकार एक वोट से गिर गई थी जी। लेकिन जिन पार्टियों के कम मेंबर हैं उनको नहीं बुला गया, क्योंकि उनकी शायद सरकार उनकी सुझावों को और जिन जनता ने उनको वोट देके भेजी, उनकी जो है भावनाओं का कोई सम्मान नहीं करती। ये बड़े दुख के साथ, खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। रही दूसरी बात, इसी पर आते, असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में कर रहे थे, खुद गृह मंत्री ने फ़ोन करके उन्हें बताया, बैठक में आने के लिए कहा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया कि मेरे पास होम मिनिस्टर साहब का फ़ोन आया था और उन्होंने सर्वदलीय बैठक में मुझे बुलाया है और मैं देख रहा हूँ टिकट अवेलेबल होगा तो मैं तुरंत जाऊँगा। आपको नहीं बुलाया गया? मुझे नहीं बुलाया गया। तो क्या कारण रहा होगा, ये तो जब हाउस चलेगा मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण विषय आपने कहा कि भाई इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सारी पार्टियों ने समर्थन किया। देखिए, समर्थन इसलिए है कि अगर किसी परिवार पे भी, किसी घर पे हमला होता है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर उस हमले के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, एकजुट होकर। ये गांव की कहावत है कि जब बुरा समय आए या इस तरह की परेशानी आ जाए, गांव पे आ जाए, किसी एक परिवार पे, घर पे आए, तो सबको मिलकर लड़ना चाहिए। यही गांव की शक्ति होती है। जब देश पे कोई मुसीबत आई तो सब लोग मिलकर देश की सरकार को ताकत देने के लिए और अंदरूनी जो मनमुटाव है उसको भुलाने के साथ साथ इस बात का संदेश भी दे रहे हैं देश विरोधी ताकतों कि हम लोग एकजुट हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ में या आक्रोश में या बहकाव में या ब्रेन वॉश में, जिस तरह की घटना को हरियाणा में, जिस तरह की घटना को जयपुर में, जिस तरह की घटना को झारखंड में या कई अन्य जगहों से भी हमारे पास ये खबरें आई हैं कि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं समझता हूं कि इस हमले से एक बहुत बड़ा आक्रोश युवाओं में है और होना भी चाहिए। हम कोई गाजर मूली तो है नहीं, हम कोई जो है कोई छोटा मुल्क तो है नहीं जो अपनी
जो है भावनाओं का उस तरह से इजहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इजहार के भी कुछ संवैधानिक मर्यादा और दायरे। मुझे ऐसा लगता है दुश्मन जो करना चाहता था, जिसने हमला किया, चाहे वो देश के अंदर बैठा हो या देश के बाहर बैठा हो, क्योंकि अभी उसकी शक्ल सामने नहीं आई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दुश्मन ये चाहता था कि हम लोग आपस में झगड़े और हमारे देश के अंदर इस तरह के माहौल बने कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए ना और हम लोग मिलकर उससे ना लड़ें। जहाँ देश को मिलकर दुश्मन से लड़ना था, देश विरोधी ताकतों से, आतंकवाद से लड़ना था, वहाँ देश आपस में और सिर्फ धर्म के आधार पर, जो एजेंडा मीडिया ने चलाया उसके आधार पर मुसलमानों से लड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने उन साथियों को जो गुमराह होके या सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के कारण ये कर रहे हैं, मैं उनको बस ये कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने करने का प्रयास किया, गाजियाबाद में भी FIR दर्ज होगी, जेल जाना पड़ेगा, उनके परिवार को नुकसान होगा। और उससे बड़ी बात है जो मेरा अनुभव है कि भारतीय मुसलमान का किसी दूसरे देश के मुसलमान से क्या मतलब है। भारतीय मुसलमान अपनी जगह, वो देश के साथ खड़ा है, और अगर वो पाकिस्तान हो या कोई दूसरा मुल्क हो, उसके मुसलमान से भारतीय मुसलमान क्या मतलब है। तो उसके आधार पे, धर्म के आधार पे मुसलमानों की तुलना करके और यहाँ उनके साथ हिंसा करना, ये कहीं ना तो न्याय संगत है और ना ही ऐसे समय पे जब देश जो है इस हमले को झेल रहा है, वहाँ अपनी खुद की ताकत को कमज़ोर करके दुश्मन के एजेंडे को मजबूत करना एक तरह से दुश्मन की मदद करने जैसा है। यहाँ मुझे यूसुफ भाई एक खतरा भी जो महसूस होता है वो ये है, मैंने अपील भी की है कि हम दुश्मन को तो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे, दुश्मन को सबक नहीं सिखा पा रहे, लेकिन अपने देश में रहने वाले मुस्लिम भाइयों को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और दुश्मन ये चाहता है कि ये हो, और मेरी बात को समझना जी, क्योंकि जिन लोगों पे इस तरह से, जो निर्दोष लोग हैं जिनका इसमें कोई रोल नहीं, वो यूपी के हैं, वो गुजरात के हैं, वो उत्तराखंड के हैं, जैसे कश्मीरी बच्चे जिनके ऊपर बताया गया कि हरियाणा में हमला किया गया, पंजाब में हमला किया गया, उत्तराखंड में देहरादून में हमला किया गया, दिल्ली के बारे में कहा गया, जो निर्दोष है, जिनका कोई दोष नहीं, अगर उनको और उनके परिवारों को हम लोग ये लोग कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आप ये समझिए कि उनके ब्रेन को वॉश करना कितना आसान है। कि बताइए, भारत में आप ही को टारगेट किया गया, धर्म के आधार पर उनका ब्रेन वॉश करके उनको टूल बना के किस तरह से जो है उनका प्रयोग किया जा सकता है, शायद ये न सरकारें सोच रही हैं और ना ही वो उत्साहित नौजवान सोच रहे हैं जो इस तरह के हमलों को करने का काम कर रहे हैं। एक बात ये कही जा रही है, और जो शुरुआती जो खबरें आई थी पुलवामा हमले की 22 तारीख की शाम को, जो पहली खबर हमने पहलगाम से, उस पहलगाम में पहली खबर आई थी, हिमांशी जो नरवाल के अपने सैनिक भी थे, क्या नाम था, नेवी में थे, तो उनकी पत्नी ने बताया था कि साहब हम भेलपुरी खा रहे थे और आतंकी आए, उन्होंने नाम पूछा और गोली चला दी। तो ये थी कि भाई नाम पूछा, नहीं धर्म की पहचान करके गोली चलाई, ये किया, लेकिन वो आतंकवादी थे। तो यहाँ पर जो हो रहा है, कश्मीरी के साथ हो रहा है, मुसलमान के साथ हो रहा है, तो ये जो लोग कर रहे हैं, क्या उन्हें आतंकवादी माना जा सकता है या उन्हें आतंकवादी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? इसी तरह दूसरी बात, हम ये कहते हैं कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, सिर्फ यहाँ का नहीं, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो भी हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है, और उसकी विधानसभा में सीटें रिजर्व हैं। वो सीटों में चुनाव नहीं होता, लेकिन वो विधानसभा में 24 से कुछ सीटें हैं उसकी। तो क्या कश्मीरी हमारे अभिन्न अंग नहीं है? पुलवामा में जब हुआ था उस वक्त भी इसी तरह कश्मीरी छात्रों के साथ गुंडागर्दी कई जगहों पर हुई थी, और आज फिर वही हो रहा है। तो इस मानसिकता को क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात, आपने पुलवामा का जिक्र किया, अगर पुलवामा की जांच, हालांकि अभी इस विषय पे चर्चा करना ये मैं सही नहीं मानता, लेकिन जब आपने विषय उठाया तो मैं कहूँगा कि पुलवामा की जांच अगर सही तरह हो जाती और उसमें जो जहां हमारा सिक्योरिटी लेफ्ट रहा था, अगर उस पर हम लोग सही काम कर लेते, शायद ही घटना को अंजाम देना आतंकवादियों के बस की बात नहीं होती। तो उसी की जांच 5 साल से नहीं हुई है। फिर दूसरी बात ये है, जैसे आपने कहा कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, यस, कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तभी तो यूनाइटेड टेरिटरी बनाया गया। और हमसे तो ये कहा गया है कि 370 के बाद, हटने के बाद, वहाँ आतंकवाद ख़त्म हो गया। और हमें ये भी कहा गया कि यूनाइटेड टेरिटरी बने, पूरे देश को बताया गया कि अब आप वहाँ जाके प्लाट ले सकते हैं, अब जाके आप वहाँ रह सकते हैं, क्योंकि अब वहाँ कोई खतरा नहीं। और उससे बड़ी बात, हमने तो ये सुना था कि देश के प्रधानमंत्री जी ने
जब नोटबंदी की तो उन्होंने उसमें सबसे बड़ा तर्क ये दिया था कि हमने आज आतंकवाद की कमर तोड़ दी। अब ये आतंकवादी कहाँ से आ गए? और गजब की बात, जिससे मैं बड़ा विचलित हूँ कि वो आके वहाँ गोली चला देते हैं, हिमांशी को उनके परिवार का नाम पता पूछ लेते हैं। मेरी संवेदना उन सब परिवारों के साथ है और उनका दुख तो वही समझ सकते हैं, लेकिन मैं भी उनके दुख को समझ सकता हूँ क्योंकि उन्होंने अपनों को खोया, मैंने भी अपनों को खोया है। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि उन्होंने इतने आराम से 30-40 मिनट तक इस हमले को किया। गोलियां भी चली, घाटी है, एक गोली की आवाज़ भी बहुत दूर तक जाती है, लेकिन वो इतने आराम से आके हमला करके चले जाते हैं। 4 सुरक्षा एजेंसियां हमारी वहाँ हैं जी, आर्मी है, राष्ट्रीय राइफल है जी, CRPF है और कश्मीर पुलिस। एक मुठभेड़ नहीं होती, वो आते हैं, गोली चलाते हैं, 26 निर्दोष भारतीयों की, पर्यटकों की जान लेते हैं और चले जाते हैं। ये सिक्योरिटी लैप्स पे, इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने कहा कि भाई चूक हुई, लेकिन ये कोई आम चूक नहीं, ये एक बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि इतनी फोर्स के होते हुए, मैं खुद गया हूँ कश्मीर इलेक्शन के समय में, हर 100 मीटर पे एक जवान खड़ा है जिसके एहसास होता है कि हम कश्मीर में। क्या तो उस तरह का जवान आपको यहाँ मिलेगा पार्लियामेंट के आसपास, हर चौक पे, हर 100 मीटर पे, या आपको कश्मीर में मिलेगा, जम्मू में मिलेगा? तो कितना आसान हो गया इतने बड़े आर्म्स लेके, हथियार लेके कश्मीर तक आ जाना और आके पहलगांव में, उस जगह पे जहाँ से कुछ ही दिनों बाद अमरनाथ यात्रा होनी है, जहाँ लाखों श्रद्धालु भाग लेंगे। तो उनकी सुरक्षा का क्या? तो मैं ये मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है और हम आतंकवादियों का तो कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने ही लोगों को सताकर आतंकवादियों को खुश करने का काम। उन्होंने क्यों पूछा नाम, आप समझिए। जिस तरह मैं सोचता हूँ कि दुश्मन ने ये संदेश दिया, वो जानता है कि हम वहाँ धर्मों में बटे हुए हैं, उसको पता है कि हमारी कमजोरी वहाँ धर्म है। वो लंबे समय से हमें हमारे उसको बोझ कर रहे हैं कि यहाँ धर्म के नाम पे फसाद कराना कितना आसान है। और देखो वो वहाँ बैठ के हमला भी करा देते हैं और उसके बाद हमारे लोग आपस में लड़ते देख के कितना खुश हो रहे होंगे कि ये तो हमारा ही काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपील की कि हमें आज आपस में नहीं लड़ना, हमें मिलकर आतंकवाद से लड़ना है। अभी सुरक्षा चूक वरना सरकार के इतने बड़े सुरक्षा चूक के बाद भी सारा विपक्ष उनको समर्थन नहीं कर रहा होता जी, अगर ये आतंकवादी हमला नहीं होता। जो उस सर्वदलीय बैठक में जो सरकार ने माना कि चूक हुई है, उसमें एक तर्क ये भी बताया गया कि वहाँ पर बैसरन घाटी में पर्यटकों के लिए, वो बैसरन घाटी जून में खुलती है आमतौर पे, और यहाँ पर जो पर्यटन के ऑपरेटर हैं प्राइवेट, उन्होंने पहले ही खोल दिया उसको, और सरकार को भी पता नहीं था, प्रशासन को भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इसका फैक्ट चेक किया गया, कई टीवी चैनलों के रिपोर्टर्स वहाँ गए, तो वहाँ पता चला कि बैसरन घाटी का जून में खुलने का कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई वो 12 महीने खुली रहती है। सिर्फ जब जेन्युइनली बर्फ़ वगैरह पड़ती है तो लोग वहाँ खुद ही नहीं आते हैं, उसकी वजह से नहीं होता है। मुख्यमंत्री का बयान भी है, कई मीडिया चैनलों ने छापा है कि मैंने भी पर्यटन विभाग से पता किया है, उनका भी कहना है कि जून में नहीं, वो 12 महीने खुली रहती है। कश्मीर के पूर्व पर्यटन मंत्री हैं, 2 बार पर्यटन मंत्री रहे हैं, गुलाम अहमद भी कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी कहा है कि 12। तो ये सरकार सर्वदलीय बैठक में गलत जानकारी देकर क्या छुपाना चाहती है और क्या बताना चाहती है? जो बताया जा रहा है उससे ज़्यादा छुपाया जा रहा है। जब हार 1 रन से होती है या 1 वोट से होती है तो भी हार होती है, और जब वो लाखों में होती है तो भी हार होती है। चूक हुई है, सरकार ने माना, और चूक का स्तर क्या है ये आप और मैं इस बात की गंभीरता समझ सकते हैं कि बिना मुठभेड़ के वो लोग चले जाते हैं, इतनी आसानी से हमला करते हैं और इतने लोगों की जान लेते हैं। 40-45 मिनट हमला होता है, और ये भी पर्यटकों द्वारा, जिनके परिवार से ये चले गए लोग, उन्होंने कहा है कि 1.5 घंटे तक हाँ, वहाँ कोई नहीं है, उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि उनकी जान को बचाया जा सकता था। तो इतनी घोर लापरवाही, मैं इसको किस स्तर की चूक मानूं? जब मैं इसका आकलन अध्ययन करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि चूक नहीं है, ये एक इतनी बड़ी लापरवाही है जिसकी
जो है, अगर सरकार कोई दूसरी होती तो भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर इस्तीफे की मांग करते हुए घूम रहे होते। और दल राजनीति करे ना करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति खूब करती, क्योंकि हमारे लिए देश प्रथम है। इसलिए हम सरकार पर पुनः भरोसा करके बैठे हैं कि सरकार कोई कदम उठाएगी। और अभी कई दिन इसलिए लगे कि क्या क्या सरकार कर रही है, इस बात को भी देखा जाए कि सरकार क्या कदम उठा रही है। इस हमले के बाद जब हमला हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री अपनी सऊदी अरब की यात्रा पर थे और ये तुरंत बताया गया कि वो अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस आ रहे हैं। लेकिन वापस आने के बाद एक तो पहली बार ऐसा हुआ है हमारी याद में, पिछले करीब 27-28 साल से मैं दिल्ली में पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि सर्वदलीय बैठक को प्रधानमंत्री ने हेड नहीं किया। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार देखा। और सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बजाय प्रधानमंत्री बिहार में राजनीतिक रैली को संबोधित करने के लिए वो चले गए और वहाँ से उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा। इस बात पर जब मैं कहूँगा तो मेरा सर जो है शर्म से झुका हुआ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने वादा किया था कि 1 के बदले 10 से लेके आऊँगा, इसी वादे के साथ जनता ने उनको सत्ता सौंपी थी कि एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर देश को मिला, जो देश के, अगर देश पे हमला होता देश की असमत पे ही हमला होता है। लेकिन हम सब लोग ये सोच रहे थे और हमने उनकी कार्यशैली भी देखी कि वो सऊदी अरब का दौरा छोड़ के आए, एयरपोर्ट पे वो जो है अधिकारियों से बात करे थे, वो सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आए, एक अलग बात है। लेकिन कश्मीर की आवाम और देश उनकी तरफ देख रहा था कि वो जाकर कश्मीर पहुंचकर देश के का उत्साह बढ़ाएंगे, देश की हिम्मत बढ़ाएंगे, उन परिवारों को सांत्वना देंगे। लेकिन ऐसा ना करके वो चुनावी रैली में गए। उससे मैं खुद फिर ये आज कहना चाहता हूँ, हम भी पॉलिटिक्स में हैं, आप लिख लेना, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगा, इसका उल्टा नुकसान जो है उनके प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार कौन है मुझे नहीं पता, उल्टा नुकसान मैं लिख कर देता हूँ उनको होगा, क्योंकि देश भी ये देख रहा है, बिहार के लोग भी ये देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री चुनावी रैली में जाते हैं जहां दूसरी पार्टी अपनी सारी रैलियां स्थगित कर रही है और सबका नज़र जो है सरकार पे है। वहीं सरकार के जो सबसे मजबूत नेता है देश, यानी कि देश के जो नायक है प्रधानमंत्री, जो हाउस के लीडर हैं हमारे, वो रैली में चले जाते हैं। इससे दूसरी पार्टी को क्या सीख मिली कि देश की इज्जत पे हुए हमला इम्पोर्टेंट है या पार्टी की रैली इम्पोर्टेंट है? इससे मनोबल गिरा है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है आने वाले चुनाव में होगा। मेरी बात को याद रखना, क्योंकि देश इस बात को देख रहा है। देश देखना चाहता था कश्मीर में देश के प्रधानमंत्री को, देश के नेता को, देश देखना चाहता सर्वदलीय बैठक में सारे दलों को विश्वास दिलाते हुए कि जिन्होंने हमला किया है वो चैन की नींद नहीं सोएंगे। लेकिन दोनों जगह जो है प्रधानमंत्री नहीं थे। प्रधानमंत्री जी रैली से जो है ये बता रहे थे कि वो उनको सबक सिखाएंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ कि भारतीय जनता बड़ी समझदार है और वो जब विश्वास करती है तो इतना करती है कि आप आइडिया नहीं लगा सकते, आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती। और जब वो ये महसूस करती कि उनका छल हुआ है तो वो ऐसा हाल कर देती कि मैंने प्रधानमंत्री भी हारते हुए देखे। देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारी है। आप फिर मेरी बात को मानो, चाहे ये गलती से हुआ हो चाहे जानबूझ के किया हो, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं होगा। इसका राजनीतिक नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को उठाना पड़ेगा। जो इस बार हुआ है, जब पूरा देश कैंडल लेके, पोस्टर लेके, देश नहीं विदेश में भी इस आतंकवाद के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री, देश के सबसे बड़े नेता आज के, वो चुनावी रैली में जाके जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये इस राजनीतिक कार्यक्रम को सबने देखा और चाहे कोई सामने से ना कह रहा हूँ, लेकिन पीछे से हर कोई इसकी, चाहे एनडीए हो सकता है एनडीए के सहयोगी भी इसकी निंदा कर रहे हैं। आतंकी घटना के बाद सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कड़े कदम उठाए। राजनयिक जो संबंध थे उनकी संख्या घटा दी। सिंधु नदी पानी का रोकने का ऐलान किया प्रधानमंत्री ने
जवाब में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। खबर आ रही है कि साहब हमने भी अरब सागर में अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो जो कदम पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, और क्या उन कदमों से लगता है कि जो मकसद है पाकिस्तान को बेनकाब करके आतंकवाद के मुद्दे पर और दुनिया में अलग थलग से कर देना, और जो दोषी हैं इस तरह की घटनाओं के, उन्हें भारत में लाके सज़ा दिलाना, क्या इसमें हमें कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, क्योंकि ये कूटनीतिक कार्यक्रम है, पाकिस्तान तो झल्लाहट में इस तरह के ऐलान कर रहा है। सरकार ने अगर कुछ किया है तो मैं सर्वदलीय बैठक में नहीं था, वो सोच समझ के सरकार ने इस तरह कदम उठाया, क्योंकि सरकार पे पहले देश में पहले भी इस तरह के माहौल बने और सरकारों ने कदम उठाए। मैं एक सिरे से नकार दूं कि इनसे कुछ नहीं होगा, ये मैं इस बात को सही नहीं मानता। अगर कदम उठाए गए तो शायद उससे जो है इस तरह का असर भी दिखाई दे। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ, मेरी दिली इच्छा ये है, मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता और ना ही मैं दो देशों के टकराव से समर्थन में हूँ। लेकिन ये वो समय है कि देश के गृह मंत्री, देश के डिफेंस मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री कूटनीति दिखाते हुए उन आतंकवादियों को देश के सामने लेके आए और उनके पीछे जो है उसको भी बेनकाब करें, चाहे वो कोई देश हो, चाहे वो कोई संगठन, चाहे वो भारत में मौजूद हो, कश्मीर में हो, दिल्ली में हो, जिन्होंने हमला कराया, चाहे वो पाकिस्तान में हो, उन सबको सामने लेके आके और देश को ये विश्वास दिलाने का काम करें कि अगर कोई इस तरह का हमला करेगा तो बचेगा नहीं। ऐसी मैं अपनी तरफ से उम्मीद करता हूँ। मैं युद्ध का समर्थक नहीं, युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में सब लोग ही इसी नेचर के हैं, लेकिन अगर वहां से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उस पर ठोस कदम उठाने जाने चाहिए, और वो ठोस कदम क्या होंगे इसी का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो युद्ध का एक माहौल बनाया जा रहा है, युद्ध उन्माद फैलाया जा रहा है, इसे आप उचित मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखो, युद्ध तो मैं उस युद्ध की नहीं, मैं तो जो देश में गृह युद्ध की जैसे माहौल बन रहे हैं, मुझे इसकी चिंता है कि इससे कैसे हम दुश्मन से लड़ें, लेकिन अपने देश में अपने लोगों से ना लड़ें। देश की आज़ादी में जिनका बराबर का योगदान है मुस्लिम भाइयों का, उनसे ना लड़ें। जिनके साथ खेले हैं, जिन्होंने हमें खिलाया है, जिनसे स्कूल में पढ़े हैं, जिनके साथ क्लास में बैठ के सपने देखे हैं, उनसे ना लड़ें और दुश्मन से लड़ें। इस बात की पहचान भी हमारे देश के लोगों को करनी चाहिए। और ये जो मीडिया चैनल जो है, ये जो झूठ परोस के और इस तरह का माहौल बनाकर सरकार से सवाल करने की बजाय धर्म को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, उस पर भी जवाब जो है देश की जनता चाहती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया जो है वो अपना चरित्र जो है मजबूत करते हुए सरकारों से सवाल पूछेगा, सरकार से ये जवाब भी मांगेगा कि एक जवान हमारा फंसा हुआ है जी, जिसको लगभग 80 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है। वो जवान हमारे प्रधानमंत्री तो यहाँ से फ़ोन करके यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। भारत का कद दुनिया में बहुत बड़ा, इस कद को मैं अभी होके आया हूँ अमेरिका में, जानता हूँ, लेकिन यहाँ अपने देश के देशवासियों को की सुरक्षा खतरे में है, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। चंद्रशेखर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने पहलगाम से जुड़े हर पहलू पर खुलकर अपनी बात रखी और जिनका मानना है कि युद्ध से ज़्यादा ज़रूरी है अपने देश में एकता को बनाए रखना और एकजुट होकर दुश्मन का सामना करना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे पर अपनी बात लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।